हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस सीट्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में हमारा ये पहला ही वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले हम करेंगे 2017 का पेपर और उसमें सबसे पहले करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सीडीपी में? हमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो अधिगम वक्र, अधिगम क्या है? लर्निंग। उसमें जो वक्र बनेगा कि किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, क्या उसकी जो गति है सीखने की वो नियमित है या कम होती जा रही है, उसका जो हम एक ग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है, वो क्या बताता है? वो पठार क्या होता है? उसमें किसी प्रकार की कमी को बताएगा। पठार क्या हो गया कि जो बच्चा लर्निंग कर रहा है उसका जो हमने ग्राफ बनाया, क्या वो सीधा है कि जैसे चल रहा था वैसे ही चलता जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। पठार क्या होगी? एक प्रकार की कमी। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा उस जो अधिगम करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। जो किस वजह से नहीं कर पा, हो सकता है उसकी कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो। तो जो वक्र बनेगा उसमें जो पठार आएगा वो हमें बताना है किसकी वजह से आ रहा है। तो पहला है परिपक्वता के कारण, दूसरा है अभिप्रेरणा के कारण, तीसरा है थकान के कारण, चार है अभिरुचि के कारण। अभिरुचि के कारण तो कोई पठार नहीं आएगा, कोई कमी नहीं आएगी लर्निंग में। ठीक है। पहले परिपक्वता के कारण भी नहीं है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसके अधिगम जो वक्र बना रहे हैं उसमें कमी आती जा रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं आएगी। अभी प्रेरणा की वजह से भी नहीं आएगी। अब 3 नंबर ही ऑप्शन एक ऐसा है जो नेगेटिव है कि थकान के कारण, कि बच्चा उस चीज को नहीं करना चाह रहा है, उसको उसमें करने में आलस लग रहा है, थकान महसूस हो रही है। अगर हम कोई चीज बार बार रिपीट कराते हैं बच्चे से तो उसमें बच्चा थकान महसूस करता है, तभी उसमें जो अधिगम करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा उस चीज को। तो उसमें क्या आएगा? अधिम वक्र में जो अधिगम का वक्र था उसमें पठार आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाएगी। किसके कारण आएगी? थकान के कारण। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या आएगा? दो का हमारा, पहला दिया अधिगम की गति को, दूसरा दिया गया अधिगम अंतरण को, तीसरा सृजनात्मकता को, चार है अभिरुचि को। अभी हमने किया जो अधिगम वक्र पठार किया था, तो वो अधिगम में जो कमी है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, कोई किसकी वजह से नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो वो हो गया हमारा पठार अधिगम में। ठीक है। अब बोल रहे हैं दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु किया जाता है? क्या अधिगम की गति की, बच्चा किस गति से अधिगम कर रहा है, क्या अधिगम अंतर, अधिगम अंतरण क्या हो गया यही कि बच्चा किस लेवल पे, कि बच्चे की जो पहले जो अधिगम था वो ज्यादा था बाद में उसका कम हो गया, या पहले कम था बाद में उसका ज्यादा हो गया। जो हम वक्र बनाते हैं वही क्या है? अधिगम अंतरण है हमारा। तो किसको मापने के लिए करते हैं अधिगम? जो दर्पण चित्र परीक्षण है वो करते हैं अधिगम अंतरण को, कि बच्चे के जो अधिगम वक्र जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसको मापने के लिए क्या करते हैं हम? अधिगम के अंतरण को मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण करते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसको मापने में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसको मापने के लिए किया जाता है? आप सब लोग जानते होंगे किसको? व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है क्लाउड परीक्षण, की इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या उभयमुखी है, उसको मापने के लिए किया जाता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट किया जाता है। तो थर्ड का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सेंस से भिन्न है? यानी चार जो ऑप्शन दिए हैं उसमें एक अलग है, तीन सेम है। पहला दिया हुआ है TAT। तो TAT क्या होता है? व्यक्तित्व को मापने का परीक्षण किया जाता है जिसमें क्या करते हैं? 20 कार्ड यूज किए जाते हैं, 10 महिला के लिए, 10 पुरुष के लिए और 10 दोनों के लिए, टोटल 30 हो गए। पर क्या होता है इसमें? जो TAT किसको मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब आ गया 16PF। तो 16PF भी क्या है? व्यक्तित्व को मापने का एक परीक्षण है। नेक्स्ट है रेवेन का परीक्षण।
और उससे है ड्रा ए मैन परीक्षण। तो जो 4 नंबर है ड्रा ए मैन परीक्षण, ये भी व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। तो 1, 2 और जो 4 है वो तीनों ही क्या है, व्यक्तित्व को मापने के परीक्षण है। तो अलग कौन सा हो गया, 3 नंबर का हो गया रेवेन का परीक्षण। ये है एक बुद्धि को मापने का परीक्षण। कौन सा रेवेन परीक्षण, क्या है, बुद्धि मापने का परीक्षण कि इस बच्चे की बुद्धि कितनी है, कैसी है, उसको मापने के लिए रेवेन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यही सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की माध्यिका बतानी है। तो ये कितनी डिजिट है, टोटल 6 है। इन सबको ऐड करेंगे हम। ठीक है, ऐड करके उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। इन सबको ऐड करके और 6 से डिवाइड करना है। 6 से, क्योंकि आपकी टोटल डिजिट कितनी है हमारे पास, 6 है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 9.5। ठीक है, तो 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 5 का। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 और 8 15, 15 और 9 कितना आ जाएगा, 15 और 9 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34, 34 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, 45 में जोड़ेंगे हम 12, कितना, 57 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9.5 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो 5 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूझ कौन सा और अंतर्दृष्टि वाला ये कौन सा सिद्धांत है, कोहलर वाला, जो बंदर को जैसे सिचुएशन में रखा जाता है तब उसकी जो बुद्धि का विकास हुआ था, जो उसने अधिगम किया था, उससे रिलेटेड ये वो सिद्धांत है, कोहलर ने दिया था। और उन मनोवैज्ञानिकों को क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। उनका थोर्नडाइक ने तो बिल्ली वाला किया था, तो ये तो नहीं है, ये गर्टी। और स्किनर ने क्या कहा था, पुनर्वलन वाला किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किया, तो ये वाला भी नहीं है, 3 भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा कि गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो 6 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल पर प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 बताई थी। तो उन जो मूल प्रवृत्ति क्या होगी कि हमारा जो क्या भाव है, तो वह हमारे जो मन का जो अंदर जो चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो हमारे संवेग से कि हम अब कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी हमें गुस्सा आ रहा है या हमें अच्छा लग रहा है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये सब हमारे संवेग ही तो होते हैं। तो जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो किससे संबंधित हो जाएगी, संवेग से संबंधित हो जाएगी। तो 7 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव यानी जो हमने पहले से अनुभव कर रखा है, आधार पर संवेदना की हमारे मन में क्या विचार आए हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी हम कुछ देखते हैं, ठीक है, वो चीज पहले हमने शायद कभी ना देखी हो, तो हमने कुछ अनुभव किया हो उससे संबंधित, तो हमारे मन में एक भावना आएगी, एक संवेदना आएगी। तो हमने अपना जो ज्ञान है वो उसी चीज को जो हमारे सामने आया प्रत्यक्ष को देख के किया, तो क्या हो जाएगा, उसको जो अर्थ प्रदान किया हमने प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा वो। तो 8 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो कितने वर्ष का बच्चा है वो, 5 वर्ष के बच्चे है, और जो उसकी मानसिक आयु है वो कितनी, 8 वर्ष है। तो फॉर्मूला क्या होता है बुद्धि लब्धि निकालने का, मानसिक आयु MA बाई उसकी जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु कितनी है उसकी, वास्तविक आयु है 5 और मानसिक आयु है 8, 8 ऊपर आ जाएगा हमारा, 5 पर नीचे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 100 से करते हैं। ये क्या होता है, हमारा मान जो बुद्धि लब्धि है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो 8/5 इंटू 100, तो 5 से ये 100 कट गया, 20 कितना आ गया, 160 आ गया हमारा आंसर।
तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आई है? 162 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर है? कि कौन सा बुद्धि का जो स्तर है, जैसे हमने कर रखा है कि जो 90 से लेके हमारे 109 तक होते हैं वो एवरेज बालक होते हैं, उससे एवरेज से अधिक और उससे जो अधिक होते हैं वो प्रतिभाशाली या हमारे वो वाले बालक होंगे। उससे नीचे पिछड़ा बालक हो गया, यानी किसी वजह से वो कमजोर रह गए हैं, वो आ जाते हैं। जो उससे नीचे आते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो अलग हो जाएंगे। तो क्या है इसका जो बुद्ध, आपको एक सारणी बना रखी है तो कि 140 से जो ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, 130 से लेके 139 तक वो कुशाग्र या अति श्रेष्ठ बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फिर आता है हमारा 120 से लेके 129 की, उससे जो अति श्रेष्ठ से थोड़ा कम हो जाएगा, एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। एवरेज वाला क्या आएगा हमारा? 90 से लेके 109 तक आएगा एवरेज। इससे कम आ जाएगा 80 से लेके 89 तक, वो आ जाएगा हमारा पिछड़ा बालक, ठीक है। कि वो किसी वजह से कमजोर रह गए, वैसे तो ठीक था, वो कोई कमी कोई किसी कारण की वजह से वो पिछड़ गए हैं, ठीक है। फिर उससे नीचे क्या आता है हमारा? 70 से लेके 79 तक ओज से कम आता है। क्या होता है वो? ओज से कम आ जाता है। फिर आते हैं 50 से लेके 69, जो 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, वो क्या हो गया? मूर्ख बालक, वो मूर्ख बालक है। फिर उससे नीचे आते हैं जिनको परीक्षण देके हम जो उनके दैनिक काम है वो करवा सकते हैं, यानी परीक्षण से उनकी बुद्धि में थोड़ा सुधार किया जा सकता है। वही हमें बताना है कि परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर बताना है मंद बुद्धि वाला का। तो वो आएगा हमारा 36 से लेके 49। इससे जो नीचे आएगा उनको परीक्षण के द्वारा भी उनकी बुद्धि लब्धि में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। पर ये जो यहाँ वाला जो ये स्तर है, इसको परीक्षण द्वारा जो दैनिक कार्य है वो हम करवा सकते हैं। तो वही हमें बताना है कि मंद बुद्धि का वो कौन सा स्तर है जो परीक्षण के द्वारा उसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। तो क्या आएगा? 10 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट आएगा, 36 से लेके 49 तक। अब नेक्स्ट क्या है? रोसरा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो रोसरा का इंक ब्लॉक टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? आप सबको पता है किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है रोसरा का इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो 11 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12 क्या दिया? निम्न में से कौन सा विसम्मति का कारण नहीं है? क्या बताना है? विसम्मति यानी कोई चीज हम भूल रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, विसम्मति हो गई हमारी, ठीक है। तो उसका कारण नहीं है, नहीं बताना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि नहीं बताना है या हाँ बताना है। उसमें तो पहला है सीखने में की कमी। अगर सीखने में कमी है तो वो तो विसम्मति का कारण है, ठीक है। समण करने की इच्छा, तो अगर किसी काम को हम करेंगे उसको याद रखेंगे, अगर हमारे अंदर इच्छा है तो वो क्या विस्मृति का कारण है? नहीं, वो तो स्मृति का कारण बनेगा हमारा, न कि विस्मृति का। दूसरा है मानसिक द्वंद। अगर हमारे मन में विचार चल रहे हैं, दो विचारों में द्वंद हो रहा है कि हम ये करें वो करें, तो विस्मृति का कारण हो सकता है वो, ठीक है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये भी हमारा विस्मृति का कारण हो सकता है। तो सीखने हमें क्या बताना है? विस्मृति का कारण नहीं बताना है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है कि समण करने की इच्छा, ये विस्मृति का कारण नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा। 12 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो वो कौन सा विज्ञान कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। यानी संख्या से संबंधित हो गया तो सांख्यिकी हो गया। तो 13 का 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी क्या दिया है? गणित, ज्यामिति, संभावना, ठीक है। तो ये सब अलग है। बाकी जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वही हमारे क्वेश्चन के हिसाब से राइट होगा। 13 का फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। 14 क्या दिया? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? जो पिछड़े बालक हैं
कि उनको जो अधिगम करवा रहे हैं वो किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, वो पिछड़ रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है उनको, या तो हम जो पढ़ाना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, या जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी रीजन हो सकता है उनका, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी, सामाजिक। ठीक है, तो उनकी जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी सीरियल बर्ड। तो 14 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण क्या होगा? जो विश्वसनीय होगा, यानी सबके विश्वास करने योग्य हो गया, वैध होगा, यानी उसमें जो हम करवा रहे हैं वो वैध तरीके से करवा रहे हैं, जो परीक्षा हम ले रहे हैं वो वैध है। तो वो तो परीक्षण का गुण है। वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, यानी जो हम पढ़ाए उसी में से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठा के उसमें डाल दिया। तो क्या उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। ये तो उत्तम परीक्षण के गुण है, विशेषता है। पर जो अभिक्षमता दी है, ये एक हमारा शारीरिक लक्षण लगा लीजिए, ये कोई परीक्षण का विशेषता नहीं है, तो यही सबसे अलग होगी। तो 1, 2 और 3 तो सेम है कि ये तीनों उत्तम परीक्षण से संबंधित है, उसकी विशेषता है। पर जो 4 नंबर ऑप्शन अभिक्षमता दी कि हमें कितनी क्षमता है किस चीज को करने की, किसी चीज को जानने की, सीखने की, तो वो चीज अलग हो गई। तो 15 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कर लिए सीडीपी के 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो 15 क्वेश्चन आंसर हमारे बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।